हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे भारतीय राज्य व्यवस्था। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे भारतीय राज्य व्यवस्था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे भारतीय राज्य व्यवस्था से, और अदर क्वेश्चन भी आप लोगों को हम बताए थे। अब इस वीडियो में, इस क्लास में देखते हैं जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे कि इसमें कौन से टॉपिक हैं, ठीक। और ये टॉपिक आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये टॉपिक के बताने के बाद से हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कर है, ठीक ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कर है वो कर हम पढ़ेंगे। तो भारतीय कर व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में कर आता है, तो कर जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो भारतीय कर व्यवस्था है, यानी अर्थव्यवस्था में जो हमारा पहला टॉपिक है भारतीय कर व्यवस्था, ठीक है। भारतीय कर व्यवस्था हम देखते हैं। अब भारत में सबसे पहले जो वैट है, यानी वैट VAT, भारत में जो वैट है वो व्यवस्था 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। यानी ये जो व्यवस्था है 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। अब जो वैट है ये होता क्या है, ठीक। वैट जो होता है इसका फुल फॉर्म होगा वैल्यू एडेड टैक्स। इसका जो फुल फॉर्म होगा वैट का वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक। अब ये जो कर होता है वैल्यू एडेड टैक्स, वे वस्तुओं पर लगाई जाने वाली कर है, जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था, ठीक है। अब करों के प्रकार में, यानी वैल्यू एडेड टैक्स के बाद से, यानी जो भारतीय कर व्यवस्था है, भारतीय कर व्यवस्था में हम देखेंगे कि जो करों के प्रकार हैं, यानी टाइप्स ऑफ टैक्स, जो करों के प्रकार हैं टाइप्स ऑफ टैक्स, इसमें हम देखते हैं पहला क्या है, टाइप्स ऑफ कर। पहला है आपका प्रत्यक्ष कर, सबसे पहला है आपका प्रत्यक्ष कर। अब देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर वो कर होता है, ठीक। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है किसी की आय की कमाई पर लगाया जाता है, ठीक। और यह सीधे सरकार को दिया जाता है, और यह टैक्स सीधे सरकार को दिया जाता है। अब देखिए क्या क्या है। अब ये प्रत्यक्ष कर जो है वो केंद्र सरकार को दिया जाता है। अब इसमें आइए व्यक्तियों की अविभाजित और जो हिंदू परिवार हैं, ठीक ना, जो हिंदू परिवार हैं उनकी, हिंदू परिवार की संस्थाओं की, मतलब जो हिंदू परिवार हैं उन पे एक कर लगाई जाती है इत्यादि। कंपनियों पे कर लगाई जाती है, जो सीधा क्या किया जाता है, केंद्र सरकार को दिया जाता है। अब धन कर हो गया, स्टेट ड्यूटी यानी संपदा कर, और उपहार संपत्ति ETC पे कर लगाया जाता है। अब उसके बाद से यह हो गया केंद्र सरकार। उसके बाद से होता है राज्य सरकार। केंद्र सरकार भी टैक्स लगाती है, राज्य सरकार भी टैक्स लगाती हैं, राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती हैं। अब इसमें हो गया होटल हो गया, भू राजस्व हो गया, कृषि हो गया, व्यवसाय हो गया, ठीक, गैर शहरी अंचल हो गया, संपत्ति हो गया, रोजगार हो गया, संपत्ति रोजगार, इन पर क्या किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, ठीक। अब देखते हैं ख है, ये तो रहा करों के टाइप्स, यानी करों के प्रकार में ये जो प्रत्यक्ष कर है और केंद्र सरकार द्वारा ऐसा लिया जाता है। अब अगला टॉपिक है ख, यानी अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर। इसे अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर, ठीक है। अब इसमें ठीक उसके विपरीत, यानी जो प्रत्यक्ष कर है, ठीक ना, जो ठीक उसके विपरीत, ठीक ना, जब कोई क्या किया जाता है, सामान या किसी सेवा की खरीदारी की जाती है तो क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष कर, ठीक ना। यानी इसी के विपरीत जब कोई सामान सेवा कोई खरीदारी की जाती है तो क्या खरीदारी की जाती है तो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर, ठीक है।
अब देखिए परोक्ष कर क्या है। परोक्ष कर में देखते हैं हम, यह है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे जीएसटी। अब ये जो होता है यह अप्रत्यक्ष कर है। जो जीएसटी है वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, जिसके पहले हम आप लोग को बताए थे। जीएसटी जो है वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। यह करों की एकीकृत प्रणाली है। ये जो कर है वो करों की एकीकृत प्रणाली है। अब वो करों की क्या होती है, एकीकृत, यानी एकीकृत प्रणाली, करों की एकीकृत प्रणाली है। यानी सभी करों में क्या किया जाता है, एकीकृत किया जाता है। सभी करों को एकीकृत प्रणाली है। अब इसमें ये टैक्स लागू होने से, ये जो टैक्स है, ये टैक्स लागू होने से बहुत सारे अनेक जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो समाप्त हो गए। ठीक ना, जो अनेक सारे अप्रत्यक्ष कर हैं वो समाप्त हो गए। ये आपका लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। ये लागू हुआ आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये लागू हुआ आपका 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ। ये जो टैक्स लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। अब ये टैक्स जो होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। यानी ये जो टैक्स होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा लागू जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा लागू लगाया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा ये लगाया, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा लगाई जाती है। ठीक ना, लगाया जाता है। अब इससे ये लागू करने से, ठीक ना, और ये लागू करने से अब ये जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने से एकीकृत बाजार, यानी एक बाजार और एक कर की अवधारणा मजबूत हुई है। यानी एक बाजार एक कर, एक बाजार एक कर की जो अवधारणा, एक बाजार और एक कर की अवधारणा मजबूत हुई है। अब इसके लागू होने से एक बाजार और एक कर की अवधारणा, एक बाजार और एक कर, एक बाजार और एक कर की अवधारणा, एक बाजार और एक कर की जो अवधारणा है वो क्या हुई है, एक बाजार और एक कर की जो अवधारणा है वो क्या हुई है, मजबूत हुई है। एक बाजार और एक कर की अवधारणा है वो मजबूत हुई है। ठीक है, एक बाजार और एक कर की जो अवधारणा है वो क्या है, मजबूत हुई है। अब देखते हैं कि जीएसटी के अंतर्गत, यानी जीएसटी के अंतर्गत जो करों की दर है, ठीक ना, यानी जीएसटी के अंतर्गत जो करों की दर है, ठीक ना, करों की जो दर है, जीएसटी के अंतर्गत जो करों की दर है वो देखते हैं। जो करों की दर है वो देखते हैं कौन सी दर है, ठीक ना, 5% हो गया, 5%, 12%, 5%, 12% और 18%, 5%, 12% और 18%, 5%, ठीक ना, 5%, 12% और 18% जो करों की दर है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के द्वारा जो कर सेवा में लाई गई थी, ठीक ना, 18% और 28%, ठीक ना, 18% और 28%, यानी जो करों की दर है, करों की जो दर है 5%, 12%, 18% और 28%। ज़्यादातर जो दैनिक यानी अपने लाइफ में रोजाना, यानी व्यक्ति के जीवन में रोजाना जो वस्तुएं
व्यक्ति के जीवन में रोजाना जो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उस पर किसी भी तरह का टैक्स लगेगा, किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, यानी उस पर 0% टैक्स लगेगा। यानी करों की दर में 12%, 18%, 28% और 0%। ये टॉपिक बताने के बाद से आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसा कि यह टॉपिक हम पढ़ाए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का राजस्व स्रोत नहीं है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का स्रोत, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का राजस्व स्रोत नहीं है। अब आपके सामने है ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी व्यय कर, ऑप्शन सी आयकर, ऑप्शन डी मालगुजारी कर। तो इसमें जो ऑप्शन सी है यानी आयकर, जो ऑप्शन सी है वो राज्य सरकार का राजस्व स्रोत नहीं है। यानी ऑप्शन सी राज्य सरकार जो आयकर है वो राज्य सरकार का राजस्व स्रोत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार यानी केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। यानी कह रहा है कि केंद्र सरकार में भारतीय मुद्रा यानी केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी मुद्रालय, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। यानी इसमें जो ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार उसी के पास है, भारतीय यानी आरबीआई के पास। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। अब है आपके सामने ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी संपत्ति कर, ऑप्शन डी सेवा कर। तो इसमें जो है सेवा कर जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष कर नहीं है। सेवा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। क्वेश्चन है कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है निम्नलिखित में से, तो जो सेवा कर है ऑप्शन डी, वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। अब अगला है भारत सरकार, यानी भारत सरकार स्तर पर सर्वाधिक एकत्रित होने वाला कर है। यानी क्या रहा है कि भारत सरकार के स्तर पर सबसे अधिक कर एकत्रित होता है। तो है आपका कह रहा है कि भारत सरकार का एकत्रित होने वाला कर है ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी सेवा कर, ऑप्शन डी बिक्री कर। तो इसमें जो ऑप्शन सी है सेवा कर, वो क्या है, वो सर्वाधिक एकत्रित, मतलब कह रहा है कि इसमें सर्वाधिक एकत्रित होने वाला कर है वो है सेवा कर। अब हाल में ही कह रहा है कि संघ के बजट में सबसे बड़ा होने वाला कर है। यानी क्वेश्चन है संघ के बजट में सर्वाधिक यानी हाल में ही संघ के बजट में सबसे बड़ा राजस्व कर है। ऑप्शन ए भुगतान, ब्याज भुगतान एवं पूर्व चुनौती प्रीमियम, ऑप्शन बी सेवा कर, ऑप्शन बी रक्षा सेवा, ऑप्शन सी सब्सिडी, ऑप्शन डी शिक्षा। यानी इसमें आपका जो ऑप्शन बी है रक्षा सेवा वो क्या है, सबसे बड़ा राजस्व व्यय है। रक्षा सेवा में सबसे बड़ा मतलब बजट का सबसे बड़ा राजस्व व्यय है, कहाँ है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। SEBI का पूर्ण रूप, यानी कह रहा है क्वेश्चन SEBI का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्टॉक चेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज ब्रोअर ऑफ इंडिया। तो यानी ऑप्शन ए जो है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक,
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए इसका पूर्ण रूप है SEBI का। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षित बेरोजगार युवाओं का एक स्वनियोजन कार्यक्रम है। यानी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शिक्षित बेरोजगार युवाओं का एक स्वनियोजन कार्यक्रम है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती सहकारी योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायक योजना, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार की योजना के द्वारा जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं का स्वनियोजन कार्यक्रम है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन ए निजी क्षेत्र द्वारा, कामगारों द्वारा, ऑप्शन सी सरकार द्वारा, ऑप्शन डी मतदाताओं द्वारा। तो इसमें मतदाताओं के द्वारा जो नियोजित अर्थव्यवस्था है, सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं मतदाताओं के द्वारा। अब आपका है अगला क्वेश्चन, किसी मुक्त बाजार व्यवस्था में किसी घरेलू को प्राप्त माल की मात्रा और सेवाएं अवलंबित होती हैं उसकी। ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी मजदूरी पर, ऑप्शन सी संपत्ति पर, ऑप्शन डी आय और संपत्ति पर। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वेतन / मजदूरी पर क्या किए जाते हैं, घरेलू और प्राप्त माल की मात्रा सेवाएं होती हैं वो अवलंबित होती हैं इसी के द्वारा, वेतन और मजदूरी के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मंदी क्या है। ऑप्शन ए कीमतों में भारी मात्रा में गिरावट की अवधि, समय, सीमा। कुल उत्पादन में गिरावट की अवधि मतलब सीमा, समय। बेरोजगारी में गिरावट की अवधि, कीमतों में गिरावट की अवधि। तो मंदी जो है वो है आपका ऑप्शन ए कीमतों के मात्रा में गिरावट की अवधि, यानी जो कीमती सामान है उनकी जो मात्रा है उसमें गिरावट की अवधि, यानी ऑप्शन ए क्या है, सही है। अब अगला देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय रेलवे को अधिकतम उपार्जन में योगदान करता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय रेलवे को अधिकतम उपार्जन में योगदान करता है। यात्रा उपार्जन, सरकारी अनुदान, विज्ञापन इत्यादि। यानी ऑप्शन ए यात्री उपार्जन, ऑप्शन बी सरकारी अनुदान, ऑप्शन सी विज्ञापन इत्यादि, ऑप्शन डी यानी माल यातायात उपार्जन। ऑप्शन डी आपका सही है। भारतीय रेलवे का अधिकतम उपार्जन की योगदान करता है तो क्या है, माल यातायात उपार्जन। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, यानी निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर निजी स्वामित्व होता है। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी गिल्ड, ऑप्शन सी मार्क्सवादी, ऑप्शन डी पूंजीवादी। तो इसमें जो है ऑप्शन डी आपका सही है, पूंजीवादी। ऑप्शन डी आपका पूंजी, यानी अर्थव्यवस्था में यानी किस प्रकार के उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी ऑप्शन डी पूंजीवादी। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा टैक्स, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कर या टैक्स पंचायत द्वारा वसूल किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी मनोरंजन कर, ऑप्शन सी अस्थाई मेलों पर कर, ऑप्शन डी भूमि कर लगाना। यानी आपका है ऑप्शन सी स्थानीय मेलों पर कर, यानी जो पंचायत द्वारा वसूल किया जाता है, यानी जो टैक्स पंचायत द्वारा वसूल किया जाता है वो है ऑप्शन सी अस्थाई मेलों पर कर। जो अस्थाई, जो किसी भी जगह पर स्थानीय, यानी किसी भी गांव में किसी भी स्थान पर मेलों की जो व्यवस्था की जाती है, जो मेला लगाई जाती है गांव में, उस पर पंचायती कर लगाया जाता है। तो स्थानीय मेलों पर, यानी जिस स्थान पर हर गांव में मेले की जो व्यवस्था होती है उस पर जो कर लगाई जाती है वो मेलों से क्या की जाती है, स्थानीय मेलों पर कर लगाई जाती है जो पंचायत के द्वारा वसूल की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय अखबारों में हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं।
आर्थिक योजना के उद्देश्य हेतु औद्योगिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल रहती है? आपके सामने माइनिंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी ये सभी। यानी क्या रहा है कि क्वेश्चन में जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में हम पढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं का जो उद्देश्य होता है वो औद्योगिक क्षेत्र में गतिविधियां शामिल रहती हैं। ऑप्शन ए माइनिंग का भी, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग का भी, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन का भी। यानी माइनिंग का भी काम किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि के लिए, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम किया जाता है और कंस्ट्रक्शन का भी काम किया जाता है। यानी ऑप्शन डी तीनों सही है, ऑप्शन डी आपका ये सभी सही है। अब है निम्न व्ययों को पूरा करने के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए उत्पाद कर, ऑप्शन बी सीमा कर, ऑप्शन सी यांत्रिक आधार, ऑप्शन डी आयकर। यानी ऑप्शन ए उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क यानी जो व्ययों की राजस्व मुख्य स्रोत है वो क्या है? उत्पाद शुल्क। अब देखिए है अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्यक्ष कर यानी इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, निम्न में से कह रहा है कि जो प्रत्यक्ष, अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्यक्ष कर जिसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी संपत्ति कर, ऑप्शन डी उपहार कर। यानी ऑप्शन बी बिक्री कर जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है बिक्री कर। यानी जो दुकान पे जो भी दुकानदार होते हैं वो जो अपना सामान बेचते हैं वो क्या है? वो डायरेक्ट टैक्स, उस पर डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते हैं, वो बिक्री कर पर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। अब है अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र इंग्लिश में बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। भारतीय यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर वर्गीकरण का आधार किया गया है। ऑप्शन ए रोजगार परिस्थितियों, ऑप्शन बी आर्थिक क्रियाकलाप के प्रकार, ऑप्शन ई उद्यमों की स्वामित्व, ऑप्शन डी कच्चा माल का उपयोग। यानी जो पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में जो वर्गीकरण का आधार है वो है उद्यमों में स्वामित्व, यानी जो भी उद्यम है उसमें स्वामित्व, अपना राज स्थापित करना, अपना अधिकार स्थापित करना। वीडियो के साथ हम अगले क्लास में देखेंगे, इसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे और इससे अदर भी क्वेश्चन है हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।